जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी में स्वागत है। आज हम इसके अंदर देखेंगे आर्यों के बारे में कि आर्य कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए, आए तो यहाँ पर किस प्रकार आए और यहाँ पर किस प्रकार अपना जो साम्राज्य या कहें कि अपना यहाँ पर वर्चस्व स्थापित किया। फिर इन्होंने किस प्रकार वेदों की रचना की, इनके बारे में देखने वाले हैं। हमारे प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज नंबर चल रही थी, सीरीज नंबर ये 23 है। इससे पहले हमने 22 सीरीज कंप्लीट कर ली है और ये वैदिक जो काल जो पार्ट नंबर 2 है, इससे पहले हमने एक पार्ट कर लिया है। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो आर्य के बारे में संपूर्ण कंप्लीट जानकारी, और ये जो जानकारी बताएंगे इनके साथ ही हम ये भी बताएंगे कि किस प्रकार इतिहासकारों ने जानकारी प्रमाणित की कि आर्य कहाँ से आए। फिर इतिहासकारों ने प्रमाण दिए कि इन प्रमाणों के आधार पर इतिहासकार कहते हैं कि आर्य विदेशों से आए। तो देखते हैं कि आर्य आए तो आए कहाँ से। तो इतिहासकारों ने कहा, हमारे इतिहासकारों ने कहा अध्ययन करने के बाद कि यूरोप के अंदर एक पर्वत है जिस पर्वत का नाम है आल्प्स पर्वत। अब इस आल्प्स पर्वत के पूर्व में एक क्षेत्र है जिसको कहा जाता है यूरेशिया क्षेत्र। अब इस यूरेशिया क्षेत्र से जो आर्य लोग हैं ना, ये आर्य लोग भारत आए थे, या कहें कि दक्षिण रूस है कि रूस बहुत बड़ा है जिसका दक्षिणी भाग है, या कहें कि जो मध्य एशिया का भाग है, इस मध्य एशिया के अंदर एक घास का मैदान पाया जाता है जिसको कहा जाता है स्टेपी घास का मैदान। मध्य एशिया के अंदर एक घास का मैदान पाया जाता है जिसको कहा जाता है स्टेपी घास का मैदान। अब इस स्टेपी घास का मैदान जो कि ये यूरोप के नज़दीक है, इस स्टेपी घास के मैदान से जो आर्य लोग हैं ये भारत में आए थे, ऐसा हमारे इतिहासकारों का कहना है। तो इतिहासकारों ने अपने प्रमाण दिए कि हम इन प्रमाणों के आधार पर कह रहे हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। तो इतिहासकारों ने प्रमाण क्या दिए, क्या हमको प्रमाण बताए, वो प्रमाण ये है कि हमारे इतिहासकारों ने अध्ययन किया अनुवांशिकी का। कि अनुवांशिकी शायद आप जानते होंगे, अनुवांशिकी कि इनके अंदर इनका शरीर बनावट, इनके अंदर जो अनुवांशिक होती है मनुष्य के अंदर, उन अनुवांशियों का अध्ययन किया तो हमारे इतिहासकारों ने पाया कि जो मध्य एशिया के लोग हैं, उन मध्य एशिया के लोगों में 40% लोग ऐसे हैं जो कि आर्यों के जो अनुवांशिक गुणों से संबंधित है। 40% लोग मध्य एशिया के आर्यों से संबंधित है। फिर जैसे इतिहासकार भारत की ओर बढ़ते हैं तो उन क्षेत्रों पर जहां पर हिंदी भाषा बोलते हैं लोग, उन हिंदी भाषा लोगों के अनुवांशिक गुणों का अध्ययन करते हैं तो इतिहासकारों को पाते हैं कि इन लोगों में 35% आर्यों के अनुवांशिक गुण हैं। 35% आर्यों के अनुवांशिक गुण है ना। फिर जैसे ही इतिहासकार दक्षिण भारत के जो लोग हैं, इन लोगों का अनुवांशिक अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि दक्षिण भारत के लोगों में मात्र 10% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर आर्यों के जो अनुवांशिक गुण है वो पाए गए हैं। इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि मध्य एशिया के अंदर अधिक लोग आर्यों से संबंधित थे, तो माना जाएगा कि भाई वहीं पर इन आर्यों का उत्थान हुआ होगा। फिर धीरे धीरे ये उत्तरी भारत की ओर आते हैं तो 35% हो जाते हैं, है ना। तो इसे माना जाएगा भाई यहाँ तक ये सीमित थे। फिर दक्षिण भारत में जैसे हम जाते हैं तो इस दक्षिण भारत में बहुत कम लोग मिलते हैं जो कि आर्यों से संबंधित थे। तो इससे इतिहासकार कहते हैं कि जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया से भारत के उत्तरी पूर्वी इलाके, जो उत्तरी पश्चिमी इलाका है, यहाँ पर आर्य आए। अब ये पहला प्रमाण दे दिया। फिर इतिहासकार दूसरा प्रमाण देते हैं। तो दूसरा प्रमाण ये देते हैं कि इतिहासकारों ने कहा कि हम एक भाषा जानते हैं, वो भाषा है भारोपीय भाषा, जो कि आर्यों के मूल क्षेत्र पर बोली जाती है, या कहें कि मध्य एशिया के अंदर बोली जाती है, जिसका नाम है भारोपीय भाषा। अब इस भारोपीय भाषा में से एक भाषा है ना, मतलब भारोपीय भाषा में अनेक भाषाओं का समूह है भारोपीय भाषा, जिसमें से एक भाषा है संस्कृत, जो कि आर्यों की भाषा है। आर्य संस्कृत भाषा बोलने वाले लोग थे। तो इतिहासकारों ने कहा
कि भाई जो ये भारोपीय भाषा है, ये भारोपीय भाषा जो यहाँ के भारोपीय भाषा है ना, ये भारोपीय भाषा ऐसे इलाके में बोली जाती थी जहां पर शीतोष्ण जलवायु थी, साथ ही घने विशाल घास के मैदान थे। तो ये मैदान हमको कहाँ मिल देखने को मिलते हैं? ये हमको देखने को मिलते हैं स्टेपी घास के मैदान, क्योंकि यहाँ पर शीतोष्ण जलवायु भी है और विशाल घास के मैदान है ना। ये हमारे इतिहासकारों ने क्यों कहा? ये इसलिए कहा क्योंकि जो ये भारोपीय भाषा है, या कहें कि जो मध्य एशिया है, इस मध्य एशिया में जो भाषा है उस भाषा में घोड़े, कुत्ता, घोड़ा, पशु आदि जो शब्द है वो शब्द, और जो आर्य बोलते थे वो शब्द, इन शब्दों में ये शब्द समान देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये शब्द इस भारोपीय भाषा में भी देखने को मिले हैं, और जो आर्यों की भाषा थी उसके अंदर भी कुत्ता, घोड़ा, पशु ये शब्द देखने को मिलते हैं। इसके आधार पर इतिहासकार कहते हैं कि भाई इनकी भाषा जब संबंधित है तो ये लोग भी संबंधित थे। इसलिए इतिहासकार कहते हैं कि आर्य जो कि मध्य एशिया से आई थी। इसके बाद में इतिहासकारों ने कहा कि हमारे पास एक चौथा प्रमाण भी है, चौथे नंबर का। तो इतिहासकारों ने कहा कि आर्यों के जीवन में घोड़ों का बहुत महत्व था। घोड़ों का बहुत महत्व था, घोड़ों को बहुत महत्व था। लेकिन घोड़ों को जो सबसे पहले पालतू बनाया गया, घोड़ों को सबसे पहले पाला जाने लगा, तो वो पाला जाने लगा मध्य एशिया में, या कहें कि दक्षिणी रूस का जो इलाका है यहाँ पर। तो जब वहाँ पर पाले जाने लगा तो शायद घोड़ों का पालतू बनाया गया, तो आर्य भी उन घोड़ों को अपने साथ ले आए। इसलिए आर्यों के जीवन में घोड़ों का एक बहुत ही बड़ा योगदान था, या कहें कि उनकी जीतों में घोड़ों का बहुत बड़ा योगदान था। ये चौथा प्रमाण है। इसके बाद में कुछ इतिहासकारों ने एक पांचवा प्रमाण और दिया, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आर्य भाषाएं थे। कि आर्यों की भाषा हम जानते हैं कि संस्कृत है, तो आर्यों की जो भाषा थी, आर्यों की जो भाषा थी, है ना, जो आर्यों की जो भाषा थी, आर्यों की जो भाषा थी, इसी भाषा में लिखा हुआ एक अभिलेख हमको, अभिलेख का नमूना हमको मिला है, जो इराक एक देश है, इस देश में, जो कि 2200 ईस्वी पूर्व का है। और हमारे जो देश में यहाँ पर जो आर्य आए थे, ये लगभग आए थे 1500 ईस्वी के आसपास, या कहें कि 1800 ईस्वी पूर्व के आसपास, है ना। तो ये 2200 ईस्वी पूर्व इराक में कैसे मिल गए भाई? इसलिए इतिहासकार कहते हैं कि भाई पहले आर्य मध्य एशिया से आए होंगे इराक में, फिर वहीं से आए होंगे ईरान की तरफ, फिर वहीं से आए होंगे उत्तरी भारत के अंदर। ऐसे इतिहासकारों का कहना है। अब इनके अलावा हमारे इतिहासकार जो कहते हैं कि स्टेपी जो मैदान है, यहाँ से आर्य आए थे भारत के अंदर, तो इसके साक्ष्य भी देते हैं। जैसे कि आर्य भारत के अंदर आए, तो इसके हमको बहुत सारे प्रमाण भी मिलते हैं, बहुत सारे प्रमाण भी मिलते हैं। और प्रमाणों के आधार पर हमारे इतिहासकारों ने कहा कि जो ये आर्य भारत के अंदर आए, ये क्रमिक रूप से आए थे, यानी कि लगातार आए थे। ये आते रहे, रुके नहीं, यानी कि पहले कुछ आ गए, फिर उनके बाद में और आ गए, फिर आ गए, फिर आ गए, यानी क्रमिक रूप से चलते रहे। अब इतिहासकारों ने कहा कि भाई ये कब आए थे आर्य भारत के अंदर? तो इतिहासकारों ने कहा कि लगभग, हम बात करें लगभग में, क्योंकि इतिहास के अंदर बातें लगभग में की जाती है, तो इतिहासकारों ने कहा कि लगभग 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास ये आर्य भारत में आई। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि ये लगभग 1800 ईस्वी पूर्व के आसपास आए, क्योंकि इन्हीं आर्यों की वजह से जो हड़प्पा सभ्यता थी, इस हड़प्पा सभ्यता का जो नष्ट हुआ। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जो ये आर्य थे, जो विदेशी आए थे, इन आर्यों ने हड़प्पा सभ्यता के लोगों पर हमला किया, या कहें कि आक्रमण किया। आक्रमण के कारण जो हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। लेकिन केवल ये एकमात्र मत नहीं है हड़प्पा सभ्यता के पतन का, बहुत सारे मत और भी है। अब इनके बाद में देखें कि आर्य थे, जो आर्य आए थे, इनका जो सामाजिक जीवन कैसा था? तो ये आर्य लोग है ना, जो कि जनजातीय समूह था, एक जनजातीय समूह था, है ना। इसके साथ ही एक कबीला के रूप में थे, यानी कि कबीला जो अपना एक गुट था, इनके भी गुट थे, यानी कि इनके भी गुट थे। ये जो आर्य थे, ये कृषि करने वाले नहीं थे प्रारंभ में, ये आर्य पशुओं को चराने वाले थे, यानी कि आर्य लोग पशुओं को चराने वाले थे
और ये भारत में आए तो भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं, बल्कि ये प्रारंभिक इनका उद्देश्य था पशुओं के लिए चारा पूर्ति करना, कि जो इनके पशु थे उनको चराना, है ना। तो अब जो आर्य थे ये, कि हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता ये एक नगरीय सभ्यता थी, यानी कि उस सभ्यता के लोग नगरों में रहते थे, लेकिन जो आर्य समाज था ये गांवों के अंदर रहता था, या कहें कि ग्रामीण समाज था। आर्य गांव के अंदर रहा करते थे। साथ ही जो आर्य आए, इन आर्यों को हमारे इतिहासकारों ने 5 कबीलों में बांटा, 5 कबीलों में बांटा, जिसको हम कहते हैं पंचजन, या कहें कि पंचगुट, पंचजन के नाम से जाना जाता है। अब ये भारतीय में आए कि पहली बार आर्य भारतीय में आए तो इनका उद्देश्य खेती करना नहीं था, बल्कि पशुओं के लिए चारा पूर्ति करना था, कि अपने पशुओं को ये चरा सके। लेकिन जैसे धीरे धीरे आए तो ये भारत में आकर खेती करने लग गए, खेती करने लगे तो इनका भारत में ये स्थायी रहने लग गए। अब इनके बाद में देखें कि जो आर्य लोग थे, जो आर्य भारत में आए तो इनकी लड़ाइयाँ भी हुई, और ये लड़ाइयाँ की हमको जानकारी देखने को मिलती है ऋग्वेद में, जो कि सबसे प्राचीन वेद है, जो कि आर्यों ने लिखा है, जो कि आर्यों ने लिखा है। इसके अनुसार हमको पता चलता है कि जो आर्य लोग थे, ये आर्य लोग है ना, 2 प्रकार से लड़ाई लड़ी इन्होंने। एक तो कि जो जब आर्य विदेशों से आए, आर्य आए भारत के अंदर, तो जब आर्य भारत के अंदर आए तो भारत में जो मौजूद जनसंख्या थी, या कहेंगे जो मौजूद लोग थे, वो भारत के मूल निवासी हुए। तो इन आर्यों ने पहले तो जो भारत के मूल निवासी थे इन पर आक्रमण किया, और इन पर आक्रमण करके जो मूल निवासियों की जो जमीन थी उसको छीना, या कहें कि उनकी जमीन पर कब्जा किया। बाद में जैसे ही आर्यों ने मूल निवासियों की जमीन छीन ली, तो फिर आर्यों के अंदर भी गुट बन गए, है ना, अपने वर्चस्व के लिए। तो ये आर्य भी अपने आप में लड़े। पहले तो आर्य जो मूल निवासी थे उनको समाप्त करे, या कहें कि उनकी जगह पर कब्जा किया। बाद में अपने वर्चस्व के लिए आर्य भी लड़े। तो यह हमको जानकारी ऋग्वेद, जो कि आर्यों का प्रारंभिक ग्रंथ था, या कहेंगे प्रारंभिक वेद था, इसके अंदर हमको स्पष्ट जानकारी देखने को मिलती है। तो जो आर्य थे, इन आर्यों के अंदर 2 वंश ऐसे थे जो कि युद्ध करते थे, या कहें कि राज्यकार्य करते थे, या कहें कि जो प्रशासन को देखते थे। जिसको एक वंश था जिसका नाम था भरत वंश, भरत वंश, और दूसरा वंश था जिसका नाम था त्रिशुवंश, भरतवंश और त्रिशुवंश। ये 2 ऐसे वंश थे जो कि आर्यों के अंदर शासक का कार्य करते थे, यानी कि जो आर्यों के अंदर जो पुजारी थे वो भी मानते थे कि भरतवंश और त्रिशुवंश ही शासन करेंगे। तो ये भरतवंश और त्रिशुवंश शासन करने वाले थे। अब ये भरतवंश है, इस भरतवंश का एक राजा हुआ। उस राजा ने जो कि ये भरत वंश था, जो कि एक आर्यों का वंश था। भरतवंश कैसा था? एक आर्यों का वंश था। इस आर्यों के जो भरत वंश था, इस भरत वंश के एक शासक ने जो 10 राजाओं के साथ युद्ध किया। अब जो ये 10 राजा थे, इस 10 राजा में 5 राजा तो आर्य राजा थे और 5 राजा अनार्य राजा थे, यानी कि वो आर्य नहीं थे। तो ये भरत जो वंश का एक राजा था, इस भरत वंश के राजा ने 10 राजाओं के साथ युद्ध किया, जिसके अंदर 5 तो आर्य थे और 5 अनार्य राजा थे। लेकिन ये भरत वंश का जो राजा था, ये भरत वंश का राजा इन 10 जो राजा थे, इन 10 राजाओं को हरा देता है। तो जो ये 10 राजाओं के साथ युद्ध होता है, जिसको कहा जाता है 10 राग युद्ध। 10 राग युद्ध में भरत वंश के राजा की जीत होती है। जैसे ही भरत वंश के राजा की जीत होती है, तो उसका अधिकार उत्तरी पश्चिमी भारत पर हो जाता है। इसलिए इसी के नाम पर यह भरत वंश का जो राजा है, इसी के नाम पर, यह भरत वंश के नाम पर भारत का नाम पड़ता है, जिसको आज हम कहते हैं भारत, या कहें कि इंडिया। तो इस भारत का नाम इस जो आर्य वंश का एक राजा था, जिसका नाम भरत वंश था,
भरत वंश का एक राजा था, यानी कि भरत वंश के नाम पर भारत नाम पड़ता है, या कहें कि भारतवर्ष। अब ये भरत वंश का राजा जीत गया और ये 5 आर्य और 5 अनार्य हार गए। अब हारने वालों में से 5 आर्य जो हारे, उनके अंदर से एक हारने वाला राजा था आर्यों का, उसका नाम था पुरु। पुरु भी एक आर्य राजा था और भरत भी एक आर्य राजा था, लेकिन पुरु हारने वाला आर्य राजा था और भरत जीतने वाला आर्य राजा था। इन दोनों आर्य राजाओं ने मैत्री कर ली, या कि संधि कर ली, या कहें कि मित्रता कर ली, और इन दोनों भरत और पुरु, इन दोनों राजाओं ने मिलकर एक वंश की स्थापना की, या कहें कि एक साम्राज्य की स्थापना की, जिसको कहा गया कुरुवंश, जिसको कहा गया कुरुवंश। कुरुवंश कहा गया, और एक कुरुवंश एक साम्राज्य की स्थापना की, जिसको कहते हैं कुरु साम्राज्य। कुरु साम्राज्य, जो कि एक कुरुवंश है ना, जिस पर शासन करते थे, उनको जो कौरव थे, वह इसी कुरुवंश से संबंधित थे, कौरव। अब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध होता है और महाभारत होती है, ये आप भली भांति जानते हैं। तो जो कौरव थे, जो कुरुवंश था, वो यही कुरुवंश था, यही भारत का यही कुरुवंश था। तो आपको शायद समझ में आया होगा, हमने जो बताया वो साक्ष्य के आधार पर बताया। हमारा एक उद्देश्य होता है कि कम समय में अधिक जानकारी देना। अब हमारा अगला जो पार्ट नंबर 3 होगा, इसके अंदर हम वैदिक काल के बारे में जो अगला अध्याय है कि भाई इसका वैदिक काल का निर्धारण कब से कब तक है, या कहें कि इससे आगे की जानकारी हम इसके अगले पार्ट नंबर 3 के अंदर देखेंगे। जय हिंद, फिर मिलते हैं। शायद आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो क्या कर देना, क्या कहते हैं, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं।